मैं एक बात ये हमेशा जब मैं कैफ पढ़ा रहा होता हूँ तो कैफ में मैं एक बात ये कर रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार देखो, आपकी जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, उस बॉडी का नाम है IAASB। सो आईफेक के मुख्तलिफ तरह के जो बेसिकली बोर्ड्स आईफेक ने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट है, उसमें वन ऑफ दम इज IAASB विच इज इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तो IAASB की मुख्तलिफ तरह की प्रोनाउंसमेंट्स हैं, और वो मुख्तलिफ तरह की प्रोनाउंसमेंट्स उसकी क्या हैं? दैट इंक्लूड्स आइजा, दैट इंक्लूड्स ISRE, दैट इंक्लूड्स ISAE, दैट इंक्लूड्स ISRS। फिर उसके साथ साथ है आपके पास ISQCs हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंसेस वगैरह। ये कुछ मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो कि IAASB ने इशू कर रखी। वन बाय वन मैं इन सब कुछ को थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा कि आइजाज किन पे अप्लाई होते हैं, ISRE किन पे अप्लाई होते हैं, ISAE किस पे अप्लाई होता है, ISRS किस पे अप्लाई होता है। मैं तमाम की तमाम चीज़ों को रिकॉल करूंगा। अगेन आपने पढ़ा हुआ है, बट आई थिंक एक बार रिकॉल हो जाना ज़रूरी होता है। देखें, सो आइजा द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो एक बात तो आपकी हो गई। ISRE जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ISAE जो आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ISRS जो आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ऑन रिलेटेड सर्विसेज। और ये जो आपके पास है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल है। तो ये मुख्तलिफ तरह के आपके पास जो है वो प्रोनाउंसमेंट्स हैं जो IAASB ने वक्तन फवक्तन इशू कर रखी है, और इन तमाम की तमाम प्रोनाउंसमेंट्स की हमारे कोर्स में एप्लीकेबिलिटी है। अब ना हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एज एन ऑडिटर, एज एन ऑडिटिंग फर्म, एज अ प्रैक्टिसिंग फर्म, जो आप मुख्तलिफ तरह की इंगेजमेंट्स में एंटर होते हो, उन मुख्तलिफ तरह की इंगेजमेंट्स को आप एक कैटेगराइजेशन तो कर सकते हैं अश्योरेंस, और एक आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं नॉन अश्योरेंस। सो आप एज एन अकाउंटेंसी फर्म, एज एन ऑडिटिंग फर्म, एज अ प्रोफेशनल फर्म, आप जो मुख्तलिफ तरह की इंगेजमेंट्स के अंदर एंटर होते हो, वो इंगेजमेंट्स या तो कैटेगराइज होंगी एज अश्योरेंस इंगेजमेंट्स, या फिर वो इंगेजमेंट्स कैटेगराइज होंगी एज नॉन अश्योरेंस इंगेजमेंट्स। क्या होती हैं अश्योरेंस इंगेजमेंट्स, क्या होती हैं नॉन अश्योरेंस इंगेजमेंट्स? तो वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अश्योरेंस इंगेजमेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि एक ऐसी इंगेजमेंट जहाँ पे ऑडिटर अश्योरेंस देता है, श्योरिटी देता है, एनहांसमेंट करता है ऑफ द कॉन्फिडेंस, यानी एक सॉर्ट ऑफ एक ऐसी इंगेजमेंट जहाँ पे ऑडिटर अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा होता है, दे आर कंसिडर्ड टू बी अश्योरेंस इंगेजमेंट। सो मैं रिपीट करता हूँ, ऐसी इंगेजमेंट जहाँ पे एक ऑडिटर श्योरिटी दे रहा होता है, ओपिनियन दे रहा होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अश्योरेंस इंगेजमेंट। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अबाउट दिस अश्योरेंस एंगेजमेंट, तो इसको जरा थोड़ा सा समझना। अश्योरेंस एंगेजमेंट में भी आपके पास दो तरह की अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। एक वो अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है जो कि आपकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर होती है, और एक वो अश्योरेंस एंगेजमेंट होती हैं जो कि आपकी अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर होती है। तो एक अश्योरेंस एंगेजमेंट तो आपकी वो होती है जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर होती हैं, और एक आपकी अश्योरेंस एंगेजमेंट्स वो होती हैं जो कि अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर होती है। क्या मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर? तो जब हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करते हैं, तो एक कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मली बनती हैं, दे आर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो पास्ट का डेटा दे रही होती हैं। वो आपको 6 महीने की, आपकी 1 साल की, आपको पिछले पूरे 1 साल का पास्ट डेटा दे रही होती है, और उसमें अगर आप कंपैरेटिव एडअप कर दो तो उसमें लास्ट ईयर का डेटा भी आ रहा होता है। तो एक बात तो आपके पास ये है कि देयर इज बेसिकली अ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक एंगेजमेंट्स जो होती हैं, दे आर कंसिडर्ड एज ऑडिट एंगेजमेंट्स। और जो ऑडिट एंगेजमेंट्स होती हैं, दे आर डन इन अकॉर्डेंस विद आइजा। तो आइजा की एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी? जहाँ पे ऑडिट एंगेजमेंट्स होंगी, वहाँ पे आपके पास जो है वो आइजा की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी।
तो ऑडिट क्या होता है और क्या नहीं होता उसके ऊपर जरा क्विकली रिकॉल भी कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जी ऑडिट जो है वो एक सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना। फिर सिमिलरली इस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक और इंगेजमेंट होती है एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिव्यू इंगेजमेंट। और ये जो रिव्यू इंगेजमेंट होती है दैट इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ISRE। अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूं कि यार ये जो ऑडिट है और ये जो रिव्यू है, इस ऑडिट और रिव्यू के अंदर मेजरली डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं कुछ थोड़ी सी बात करूं कि यार ये जो ऑडिट है और ये जो रिव्यू है, इन दोनों के अंदर मेजरली डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो अगर इन दोनों के डिफरेंसेस की हम बात करें तो आप एक चीज जरा समझिएगा कि ऑडिट जो होता है वो ऑडिट इज बेसिकली रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। सो मैं रिपीट करता हूँ, ऑडिट क्या होता है, एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। और जो रिव्यू होता है वो रिव्यू एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। क्या होता है, जो रिव्यू होता है वो एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। अच्छा जी, फिर उसके साथ साथ जो है ऑडिट के अंदर जो है वो आप क्या करते हो, आप ऑल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो। आप ऑडिट के अंदर एविडेंस गैदर करने के लिए बेशुमार तरह के प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। रिव्यू के अंदर अगेन आप जब लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, और वो लिमिटेड प्रोसीजर्स भी रिव्यू के अंदर क्या होते हैं, मेजरली इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो है ना, वो आपको ISAE रिक्वायर करता है। तो ISAE की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है वो ISAE की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ISAE आपको कहता है कि भाई इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करो। देन फिर उसके साथ साथ हम मजीद अगर हम बात करते हैं तो मजीद सिचुएशन क्या होती है। मजीद सिचुएशन ये होती है कि रिव्यू और ऑडिट में जो तीसरा फर्क होता है वो तीसरा फर्क ये होता है कि ऑडिट में आप क्या करते हो, आप एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन देते हो। आप ऑडिट में एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन देते हो। आपके लिए बहुत सारी चीजें रिकॉल ऑफ ओल्ड नॉलेज होगी, बट अगेन मेरे हिसाब से होता ही है कि हम अक्सर और बेशतर जो है ना वो बहुत सारी पुरानी चीजें भूल चुके होते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड टू रिकॉल। सो रिव्यू ऑडिट क्या होता है, एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन होता है। और जब भी हम रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू के अंदर हम यूजुअली एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन दे रहे होते हैं। हम रिव्यू के अंदर क्या कर रहे होते हैं, हम रिव्यू के अंदर एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन दे रहे होते हैं। अच्छा भाई, क्या मतलब है कि ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस है, रिव्यू एक लिमिटेड एश्योरेंस है। तो आप देखें, मैं इधर बात करता हूँ अबाउट द प्रोसीजर्स। जब भी ऑडिट परफॉर्म होता है तो ऑडिट परफॉर्म होते हुए सारे दुनिया जहाँ के प्रोसीजर्स जो आइजा के अंदर रिक्वायर्ड है वो अप्लाई होते हैं। मतलब क्या हो गया, वो चाहे एनालिटिकल प्रोसीजर हो, वो चाहे जो है आपकी इंक्वायरी हो, वो आपकी चाहे इंस्पेक्शन हो। तो एनालिटिकल प्रोसीजर हो, इंक्वायरी हो, इंस्पेक्शन हो, ऑब्जर्वेशन हो, रिकैलकुलेशन हो, रीपरफॉर्मेंस हो, सारे के सारे प्रोसीजर ऑडिट परफॉर्म करते हुए हम परफॉर्म करते हैं। यानी कि जब भी हम ऑडिट करते हैं सो वी मेक श्योर दैट वी परफॉर्म ऑल दीज प्रोसीजर्स। क्या, एनालिटिकल हो गया, इंक्वायरी हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, रिकैलकुलेशन हो गया, हम तमाम के तमाम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू में सिर्फ दो प्रोसीजर मैंडेटरी हैं। वो क्या दो प्रोसीजर मैंडेटरी हैं, एक इंक्वायरी का प्रोसीजर, एक एनालिटिकल प्रोसीजर का। आई रिपीट, एक इंक्वायरी का प्रोसीजर और एक एनालिटिकल का प्रोसीजर, ये दो प्रोसीजर मैंडेटरी हैं। बाकी रिव्यू के अंदर कोई प्रोसीजर मैंडेटरी नहीं है। आप कर लो, आपकी चॉइस है, ऑब्जर्वेशन करो, इंस्पेक्शन करो, रिकैलकुलेशन करो, आपकी चॉइस है, बट दे आर नॉट मैंडेटरी प्रोसीजर्स। वेरेज जब हम ये सारे के सारे प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो रिजल्टिंगली होगा क्या, रिजल्टिंगली हमारा जो अश्योरेंस लेवल होगा, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो हाई हो जाएगा। तो इसीलिए ऑडिट में आप क्या करते हैं, आप रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। और रीजनेबल अश्योरेंस क्या होती है, रीजनेबल अश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है। आई बेट, रीजनेबल अश्योरेंस क्या होती है, रीजनेबल अश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है। क्या होती है रीजनेबल अश्योरेंस, एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है। दैट इज व्हाट अ रीजनेबल अश्योरेंस इज ऑल अबाउट। तो जब भी आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे होंगे तो ऑडिट परफॉर्म करते हुए आपका रीजनेबल अश्योरेंस इसलिए होता है क्योंकि उसकी रीजन होती है कि आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं,
आप जो है वो सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू दिस रिव्यू, तो रिव्यू के केस के अंदर क्या होता है? रिव्यू के केस के अंदर होता है लिमिटेड एश्योरेंस। क्यों लिमिटेड एश्योरेंस? क्योंकि आप जो है वो क्या कर रहे होते हैं, आप इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जो लिमिटेड एश्योरेंस होती है वो एक लो लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है। सो मैं रिपीट करता हूँ, जो लिमिटेड एश्योरेंस होती है वो एक लो लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है, और उसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर रहे होते, बात कर रहे होते हैं, अश्योरेंस दे रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस एनहांस कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं एनहांस कर रहे होते। तो इसीलिए जब भी ऑडिट में ओपिनियन दिया जाता है तो ओपिनियन होता है एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन। क्या मतलब ऑडिट का ओपिनियन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन होता है? तो पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन का मतलब कुछ तरह से होता है कि जिस तरह से हम ऑडिट ओपिनियन देते हैं तो हम कहते हैं यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। वेरएज जब भी हम रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू के अंदर पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन नहीं दिया जाता, रिव्यू के अंदर नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन दिया जाता है। और नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या दिया जाता है? वो नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन ये दिया जाता है कि हम जब भी रिव्यू की बात करते हैं तो हम रिव्यू के अंदर ये कहते हैं कि यार नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन that causes us to believe that financial statements do not give a true and fair view. So आप देखें, आप बात करने का जो कॉन्फिडेंस है ना उसका डिफरेंस देखें। एक तरफ आप बात कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ बात करते हुए आप ये कह रहे हैं कि भाई देखो बात सारी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, आपने ऑल टुगेदर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दी। दूसरी तरफ जब आप बात कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, आप कह रहे हैं नथिंग हैज कम टू आवर नॉलेज, हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये बात कर सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती। यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारी नॉलेज में नहीं आया, कुछ ऐसा जितना, यानी बेसिकली नथिंग हैज कम टू आवर नॉलेज दैट कॉजेज अस टू बिलीव, हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमारी नॉलेज में नहीं आई हो, तो यानी कि आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो रिड्यूस हो जाता है जब आप रिव्यू की बात कर रहे होते हैं। वेरएज ऑडिट में ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं। तो ये तो मैंने बात कर दी ऑडिट और रिव्यू की। अच्छा, आपको एक बात पता है कि जो ऑडिट है वो मेजॉरिटी केसेस के अंदर क्या होता है? ऑडिट मेजॉरिटी केसेस में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई लॉ रिक्वायर करता है कि कंपनी को ऑडिट करे। जैसे हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर अगर एक कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है और उसका 1 मिलियन से ज्यादा का पेड अप कैपिटल है तो उस केस में उसके ऊपर ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। अब प्राइवेट कंपनी है और उसका 3 मिलियन से ज्यादा पेड अप कैपिटल है तो उस केस में उसको अपना ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना मैंडेटरी हो जाता है। इसी तरीके से अगर ऑडिट की बात करें तो कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि 1 मिलियन से कम वाली कंपनी भी ऑडिट करवा रही होती है। तो वो क्यों करवा रही होती है? वो वॉलंटरी करवा रही होती है, उसके ऊपर कोई बाय लॉ रिक्वायरमेंट नहीं होती। या तो उसको ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत होती है कि उसको कस्टम्स में देना है, उसको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए देना है, उसको एफबीआर के अंदर देना है, उसको कहीं एक्सवाइजेड जगह पे देना है, या तो उसको उसकी जरूरत होगी, वरना अदरवाइज उस कंपनी को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। वो कंपनी अगर अपना ऑडिट करवाएगी तो वो वॉलंटरी रिक्वायरमेंट के तहत ऑडिट करवाएगी, उसको कोई ऑडिट करवाना मैंडेटरी थोड़ी है। अगली बात, अगली बात अगर हम करते हैं तो अगला नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? नेक्स्ट सिचुएशन कुछ तरीके से कि भाई रिव्यू कौन करवाता है। तो अगर मैं रिव्यू की थोड़ी सी बात करूं ना तो मैं आपको रिव्यू के अंदर ये एक्सप्लेन करता हूँ कि यार देखो रिव्यू का पर्सपेक्टिव क्या होता है जनरली। तो रिव्यू जो है ना उसमें हम आईएसआरई भी आगे पढ़ेंगे, तो आईएसआरई के अंदर भी एक बात लिखी हुई है कि रिव्यू इज लेस देन एन ऑडिट, रिव्यू इज लेस देन एन ऑडिट। तो रिव्यू के अंदर सिंपल सी एक बात आप ये समझ लीजिएगा कि रिव्यू इज लेस देन एन ऑडिट, रिव्यू इज लेस देन एन ऑडिट। तो रिव्यू ऑडिट से कम होता है। क्या मतलब हो गया? क्या रिव्यू इज लेस देन एन ऑडिट? देखें ऑब्वियसली प्रोसीजर्स कम करते हो तो ऑडिट जितनी एश्योरेंस थोड़ी हो सकती है।
और रिव्यू जनरली कहाँ पे आता है? तो रिव्यू जनरली वहां पे आता है जहाँ पे बेसिकली अगर एक लेट्स से पार्टनरशिप बिजनेस है या इवन कंपनी भी है और उसके ऊपर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो या तो जो है ना वो लेट्स से कि पार्टनरशिप कंसर्न है, या फिर कंपनी है एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ कि भाई जो है ना वो अपने आप को ऑडिट करवाए, तो उस केस में ये होता है कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो अक्सर वो बेहतर चाहते हैं कि यार हमें कुछ ना कुछ तो कोई इंडिपेंडेंट बंदा आके बताए, हमें कोई एक इंडिपेंडेंट बंदा आए, वो इंडिपेंडेंट बंदा आए और हमें आगे बताए कि भाई तुम्हारी कंपनी के साथ ये और तुम्हारी कंपनी के साथ ये नहीं। तो अब देखो बात सुनना, अगर कोई इंडिपेंडेंट बंदा तुम्हें बताए कि जी तुम्हारी कंपनी के साथ ये और तुम्हारी कंपनी के साथ ये नहीं, तो उस केस में जरा मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बात समझाता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी पैसे क्यों खर्चे करें, क्यों मैं 5 लाख रुपए किसी ऑडिट फर्म को ऑडिट बोल के उसके रेट बढ़ाऊं। मैं उसको बोलूं भाई ऑडिट नहीं करना, रिव्यू कर ले, यानी देख ले, बहुत ज्यादा तफसील में नहीं घुसना, थोड़ा थोड़ा देख ले, तो ऑटोमेटिकली रेट कम हो जाएंगे ना। रेट तो डिस्काउंट कर दिया आपने, क्योंकि आपने बोल क्या दिया, आपने कहा मुझे लिमिटेड एश्योरेंस चाहिए, मुझे हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ही नहीं चाहिए। तो भाई अगर लिमिटेड एश्योरेंस चाहिए, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ही नहीं चाहिए, तो खुद ब खुद आपने रेट डाउन कर दिए ना। तो कंपनीज अक्सर और बेहतर अपना रिव्यू करवाती हैं, और वो रिव्यू इसलिए करवाती हैं क्योंकि उसकी रीजन है उनको एक इंडिपेंडेंट बंदे से कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि यार इंडिपेंडेंट बंदा कंफर्म करे, और एट द सेम टाइम वो पैसे भी नहीं का ज्यादा खर्चा करना चाह रही होती हैं, तो वो रिव्यू करवाती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे केसेस में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की जो डील्स होती है ना, मर्जर्स एंड एक्विजिशन की डील होती है, उस मर्जर्स एंड एक्विजिशन की डील्स के अंदर भी रिव्यू होता है। आई रिपीट, कभी कभार ऐसा होता है कि जो मर्जर एक्विजिशन की डील्स होती हैं उन डील्स के अंदर भी रिव्यू होता है। क्या मतलब उन डील्स के अंदर रिव्यू होता है कि भाई आप एक कंपनी को खरीदने के लिए जा रहे हो, अब खरीदने के लिए जा रहे हो तो यार मैं उस कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने उठा के अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके हवाले कर दी। अब एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आपके हवाले हो गई ना, तो क्या आप आंख बंद करके उसके ऊपर यकीन कर लोगे? द आंसर इज नो। आप कहोगे भाई मैं अपने हिस्से का काम करवाऊंगा, मैं चेक करवाऊंगा, क्या पता ये ऑडिटरी जना इंडिपेंडेंट ना हो, क्या पता ये ऑडिटरी बायस्ड हो। तो अल्टीमेटली मैं जो इसका ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर रिलाय कर रहा हूँ, वो ऑडिट रिपोर्ट पे मेरी रिलायंस तो सही नहीं होगी। तो अक्सर और बेशतर क्या होता है, मर्जर एंड एक्विजिशन की डील के वक्त भी हम क्या करते हैं, हम रिव्यू करवा लेते हैं। हम कहते हैं यार एक और थर्ड पार्टी से, एक और इंडिपेंडेंट फर्म को एंगेज करो और रिव्यू करवा लो, क्योंकि वो भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल पे हो रहा होता है। तो अल्टीमेटली दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिव्यू। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एश्योरेंस होती है ना, सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिव्यू। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट दीज एंगेजमेंट्स, तो एंगेजमेंट्स में आपके पास एश्योरेंस एंगेजमेंट में एक वो एंगेजमेंट है जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हो रही है। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो हो रही है वो क्या है, या तो ऑडिट है या फिर रिव्यू है। अगली बात, अगली बात जो है वो आपके पास अश्योरेंस एंगेजमेंट्स होती हैं ऑन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा भाई अब ये क्या चीज होती है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज होगी? तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं अबाउट दिस अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जरा थोड़ी सी बात समझना और थोड़ी सी बात देखना। वो ये है कि हिस्टोरिकल नहीं हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है लेकिन हिस्टोरिकल ना हो, हिस्टोरिकल ना हो। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, तो इसके ऊपर क्या अप्लाई होता है, इसके ऊपर ISAE अप्लाई होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। ये अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं ये क्या होती हैं, इसको मैं कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं ना अबाउट दिस अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेट्स हैव अ बिट ऑफ अ डिस्कशन ऑन दैट। देखो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ तरह के ISAE हैं जो आपके कोर्स में हैं। अभी मैं उस पर नहीं आ रहा कौन कौन सा ISAE है, बट आई कैन जस्ट गिव यू अ बिट ऑफ एन आइडिया। देखो एक चीज जो होती है वो फोरकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चीज होती है। व्हाट इज दिस फोरकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी मैं कुछ थोड़ी सी बात करता हूँ कि फोरकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है और क्या नहीं होती। तो जब भी मैं फोरकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूंगा ना, तो फोरकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोरकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सिंपली है ये कि आप एक बैंक के पास चले गए, आपने बैंक से लोन लेना है, सही है। बैंक कहेगा भाईजान लोन लेना है ना, एक काम करो, एक काम करो, मुझे जो है वो आप अपनी
प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो। आपको लोन लेना है ना, आप अपनी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो। आप अपना कैश फ्लो फोरकास्ट दो मुझे, आप अपनी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, आप कैश फ्लो फोरकास्ट दो मुझे। तो होगा कुछ तरीके से, अगर मैं और आप अपना कैश फ्लो फोरकास्ट बना के लेके चले जाएंगे, तो क्या बैंक वाला उस कैश फ्लो फोरकास्ट के ऊपर यकीन करेगा? द आंसर इज नो। बैंक बोलेगा यार बात सुनो, तुमने बनाया, तुम ही ने बनाया, तुम ही लेकर आए, तुम ही उसको अप्रूव करके लेकर आए, तो हम कैसे मान लें? जाओ किसी इंडिपेंडेंट बंदे से तो उसके ऊपर अप्रूवल लेकर आओ। तो अगर आप यहाँ पे किसी ऑडिटर को एंगेज करते हैं, आई रिपीट, अगर आप यहाँ पे किसी ऑडिटर को एंगेज करते हैं, तो यहाँ पे किसी ऑडिटर को एंगेज करते हैं, तो उस केस के अंदर होता क्या है? उस केस के अंदर होता ही है कि वो जो ऑडिटर होता है, वो ऑडिटर अल्टीमेटली जो है वो क्या करता है, वो आपके जो फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो आपको अश्योरेंस देता है, वो आईएसएई के अंडर देता है। वो आपको वो आइजा के अंदर नहीं देता, वो आईएसआरई के अंदर नहीं देता, वो आईएसएई के अंदर देता है, बिकॉज दिस इज अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 2, आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी बात करते हैं। क्या है कि ये तो हो गया जी फोरकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात। फोरकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ जो है ना अगली बात डिस्कस करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है, वो अगला कॉन्सेप्ट कुछ तरीके से कि अक्सर और बेहतर ऐसा होता है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट्स होती हैं। यानी केपीआई रिपोर्ट्स होती हैं। व्हाट एग्जैक्टली आर दीस केपीआई रिपोर्ट्स? तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप एक कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं ना, तो मेजर करते हुए कुछ सर्टेन आप जो है ना परफॉर्मेंस मेजर्स यूज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जीपी मार्जिन एक परफॉर्मेंस मेजर है, एनपी मार्जिन एक परफॉर्मेंस मेजर है। उसके अलावा है मे पॉसिबल कस्टमर रिटेंशन रेशियो एक परफॉर्मेंस मेजर, परफॉर्मेंस रिटेंशन रेशियो एक परफॉर्मेंस मेजर। अच्छा जी, उसके बाद जो है कस्टमर रिटेंशन रेशियो होने के साथ साथ जो है वो अगली बात अगर मैं करूं, तो आपके पास जो है सेल ग्रोथ एक परफॉर्मेंस मेजर, सेल ग्रोथ आपका परफॉर्मेंस मेजर है। अब बहुत सारी कंपनीज जो होती है ना, उन बहुत सारी कंपनीज को केपीआई की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है अकॉर्डिंग टू सर्टेन फ्रेमवर्क्स। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा इदारा जो ना आईकैप के साथ रजिस्टर्ड है रेट। तो जब हम आईकैप के साथ एज अ रेट रजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर, तो हमें आईकैप को जो है वो हर साल क्या करना होता है, हमें आईकैप को हर साल ये करना होता है कि हमें हर साल आईकैप को अपनी एक केपीआई की रिपोर्ट देनी होती है। वो केपीआई की रिपोर्ट हमें क्या देनी होती है, आईकैप को हमें केपीआई की रिपोर्ट ये देनी होती है, हमें आईकैप को बताना होता है कि भाई देखो बात सारी है कि हमारी कंपनी जो है उसके आईकैप ने एक सर्टन जो ना अपनी गाइडलाइंस पब्लिश करी हुई है कि भाई आपने ये केपीआई बनानी है। अभी इस वक्त जो है ना मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो मैं थोड़ी डाउनलोडिंग अवॉइड कर रहा हूँ। बट आईकैप ने एक सर्टन गाइडलाइन बनाई है कि भाई ये केपीआई, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें ये भी फैक्टर है स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है। वो अलग बात है कि अगर आईकैप को रियलाइज करे आईकैप, तो अब वो इररेलेवेंट हो चुका है, क्योंकि उसकी रीजन है कि टीचिंग ऑनलाइन हो चुकी है। तो टीचिंग ऑनलाइन हो चुकी है तो स्टूडेंट टीचर रेशियो अब मैटर नहीं करता। एक टीचर से 500 स्टूडेंट भी पढ़ते हो तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आईकैप के केपीआईज में भी है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना आपके पास लाइब्रेरी की बुक्स की रेटिंग है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना ट्यूटर्स की क्वालिफिकेशन के ऊपर जो है ना इदारे को मार्क्स है, ट्यूटर की क्वालिफिकेशन के ऊपर इदारे को मार्क्स है। तो अलग अलग तरह की चीजें आईकैप के पर्सपेक्टिव से, तो आईकैप ने अलग अलग तरह के केपीआई सेट किए हुए, और आईकैप हमें रिक्वायर करता है कि आपको हर साल क्या करना है, आपको हर साल जो है ना ये केपीआई की रिपोर्ट जो है वो किसी क्यूसीआर रेटेड फर्म से, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल रेटेड फर्म से, किसी क्यूसीआर रेटेड फर्म से आपने क्या करनी है, आपने इसको ऑडिट करवाना है, और आपने इसको ऑडिट करवा के हमें जो है वो सबमिट करना। तो हम क्या करते हैं, हम हर साल जो है किसी क्यूसीआर रेटेड फर्म को एंगेज करते हैं, और उस क्यूसीआर रेटेड फर्म को हम आईएसएई के तहत जो है उससे एक रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट अंडरटेक करवाते हैं, जिसके अंदर वो हमारी केपीआई रिपोर्ट्स के ऊपर एक अपना अश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करके ओपिनियन देता है। और ओपिनियन दे के वो अल्टीमेटली जो ना हमें बताता है कि अल्टीमेटली कि क्या जो है वो सब मामला सही हैं या नहीं है। दैट इज व्हाट इट डज। नाउ अगली बात, अगली बात अगर हम डिस्कशन करते हैं तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है और क्या नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट भाई है कि आप यूके में चले जाए ना,
तो यूके में जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, वो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज होती है, यानी वो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज होती है। तो जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, आई रिपीट, वो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज होती है। अब अगर गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है ना वो और वहाँ पे बहुत सारी तालीम भी गवर्नमेंट फंडेड है, सही। यूनिवर्सिटी को भी पैसा गवर्नमेंट दे रही है, तालीम भी गवर्नमेंट फंड कर रही है अक्सर व बेशतर। लेकिन ऑब्वियसली जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आई थिंक वो फंड नहीं करते, यूनिवर्सिटी लेवल पे लोन्स देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है वहां पे, गवर्नमेंट जो है ना हर यूनिवर्सिटी को कहती है आपने एक केपीआई रिपोर्ट पब्लिश करनी है। आपने क्या करना है भाई साहब, आपने एक केपीआई रिपोर्ट पब्लिश करनी है। और उस केपीआई रिपोर्ट को अगेन वो किसी बड़ी फर्म से अश्योरेंस एंगेजमेंट उस पर लेते हैं और फिर वो पब्लिश करते हैं। वो केपीआई रिपोर्ट्स में वो सब कुछ बताते हैं कि जी हमारा जो है वो ग्रेजुएशन रेट क्या है, हमारे स्टूडेंट्स का जो है वो डिस्टिंक्शन का रेट क्या है, हमारे स्टूडेंट्स का जो है वो अल्टीमेटली जो है ना जॉब का रेट क्या है, हमारा स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट क्या है, हमारे थीसिस कितने पब्लिश हुए हैं, कितने नहीं हुए, वगैरह वगैरह वगैरह। एक बाकायदा तौर पे केपीआई रिपोर्ट्स होती हैं। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जब उन केपीआई से मुतमईन हो जाती है तो गवर्नमेंट उन केपीआई की बेसिस पे उन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करती है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। आप अगर यहाँ पे भी देखें तो एचईसी की रैंकिंग पे, हायर एजुकेशन कमीशन की रैंकिंग पे पाकिस्तान में आई थिंक इकरा स्टेज एट नंबर 1 नाम। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चरल वाइज देखें तो इकरा का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी है। अब आप कहेंगे जी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अबे भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग का क्या करना है। आप अगर कॉन्सेप्ट देखो, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है या दुनिया में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, एक यूनिवर्सिटी एक्चुअली मींस अ कंप्लीट टोटल लाइफ, अ कंप्लीट सोल्यूशन। यूनिवर्सिटी ही होगी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर प्ले ग्राउंड्स भी होंगे, क्रिकेट ग्राउंड भी होगा, फुटबॉल ग्राउंड भी होगा, हॉकी ग्राउंड भी होगा, स्क्वाश कोर्ट भी होगा, आपके पास बास्केटबॉल कोर्ट भी होगा, टेनिस कोर्ट भी होगा, आपके हॉस्टल्स भी नियर बाय होंगे, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होंगी, यानी एक बगैर एक कैंपस की फील होती है, सही है ना। मतलब मैं कुछ यूनिवर्सिटी, आप अगर आईबीए का सिटी कैंपस विजिट कर लें, उसका यही हाल है जो मैं आपको इकरा का बोल रहा हूँ कि लंबी लंबी बिल्डिंगें खड़ी करी हुई हैं, कुछ है नहीं अंदर, सही है। अब अगर आप जो है वो ये बोलेंगे जी जो है वो सोशलाइजिंग की जगह है और ये है वो है, ये अपनी जगह पे है। लेकिन अगर आप एक वो देखें तो यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो आईबीए के सिटी कैंपस के अंदर है, आईबीए के यहाँ वाले कैंपस में थोड़ी है। सॉरी, सिटी कैंपस नहीं, वो जो मेन कैंपस है यूनिवर्सिटी उसमें है। इसी तरीके से जो इकरा यूनिवर्सिटी है, इट स्टेज एट नंबर 1 अ लॉट ऑफ टाइम्स, इट्स की रैंकिंग नंबर 1 होती है। आप देखें ना अखबार में बड़े बड़े ऐड देता है, नंबर 1 रैंक यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब वो क्या होता है, हाउ कैन इट क्लेम इट टू बी नंबर 1, हाउ इज, कराची आईबीए नीचे होता है, सक्कर आईबीए ऊपर होता है। कराची आईबीए नीचे होता है, सक्कर आईबीए ऊपर होता है। और सक्कर आईबीए ऑब्वियसली कराची आईबीए के करीब नहीं है, सक्कर आईबीए कराची आईबीए के करीब नहीं है। बट बात सारी है कि वो एचईसी की जो केपीआईज हैं, जो एचईसी की जो रेटिंग्स देने के जो तरीकेकार हैं, पॉइंट्स देने के तरीकेकार हैं, उन पॉइंट्स देने के तरीकेकार के क्राइटेरिया को सक्कर आईबीए मीट करता है, कराची आईबीए उस एक्सटेंट तक नहीं मीट करता जितना एक्सटेंट तक सक्कर आईबीए मीट करता है। उसमें आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ पीएचडीज ऑन बोर्ड, कितने पीएचडी यहाँ से ग्रेजुएट करे और वगैरह 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 वगैरह। अगर एक बात देखी जाए तो सक्कर आईबीए का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। मतलब आई हैव ऑपरेटेड कैंपस इन सक्कर, स्क्राइबर का एक कैंपस मैंने सक्कर में ऑपरेट किया है 5, 5.5, 6 साल। अनफॉर्चुनेटली कोविड की नज़र होगी, अभी भी देख रहे हैं कि उसको दोबारा से रिज्यूम करें नहीं करें, हालात देख के, क्योंकि लेकिन ये है कि चार्ट अकाउंटेंसी अब पूरी ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है, सो बिकम्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, वाइबिलिटी बन नहीं रही अभी तक तो। खैर तो जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि सक्कर आईबीए का कंट्रीब्यूशन एक आम स्टूडेंट की लाइफ में क्या है। कराची आईबीए ना, अगर आप, मुझे एक किसी बंदे से बात हुई, उसने भी मुझे ये मिसाल दी थी, मुझे मिसाल बड़ी समझ में आई, तो इसीलिए मैं वो मिसाल कोट करता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट को 1 से लेकर 10 तक मार्क्स देना, तो कराची आईबीए क्या करता है, कराची आईबीए ये करता है कि वो 8 मार्क वाले स्टूडेंट को, 7 मार्क वाले स्टूडेंट को उठाता है, एडमिशन लेता है, क्योंकि उसका एडमिशन टेस्ट बहुत ज्यादा फिल्टर आउट होता है, फिल्टरिंग होती है उसमें बहुत बड़ी। 7 मार्क के बच्चे को लेता है, 8 मार्क के बच्चे को लेता है, ये बच्चे को लेता है। इस बच्चे को, 8 मार्क के बच्चे को उठा के 9:30 पे छोड़ देता है, 9:15 पे छोड़ देता है। सक्कर आईबीए 2.5-3 मार्क वाले बच्चे को लेता है और उसको उठा के 7 पे छोड़ता है।
और आई थिंक ये जो कंट्रीब्यूशन सक्कर आईबीए का ना, अगर आप देखें 4 मार्क का कंट्रीब्यूशन है एक बच्चे के अंदर, कराची आईबीए का 1.5 मार्क का 2 मार्क का कंट्रीब्यूशन। सो अगर आप वैल्यू एडिशन देखें विद रिस्पेक्ट टू हाउ दे आर इम्पार्टिंग एजुकेशन, तो बहुत ज्यादा है। और मैंने सक्कर आईबीए में पढ़ाया भी है, क्योंकि हमारा कैंपस स्क्राइबर का सक्कर में था। तो एक जमाने में सक्कर आईबीए को टेक्निकल बंदे की जरूरत थी, तो उनका बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस का प्रोग्राम होता है, तो आई डिड गो देयर, आई टॉट देयर। बच्चे ऐसे हैं जैसे स्पंज हो, जस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, उनको पढ़ाने वाला चाहिए, उनको पढ़ाने वाला चाहिए। रिक्शा पकड़ो चले जाओ, सही है। अच्छा जी देखें, सॉरी, तो सक्कर आईबी हैज गॉट अ वैल्यू एडिशन ऑन द स्टूडेंट्स। तो मैंने खैर पढ़ाया वहां पे, जस्ट करने के लिए बैठा हुआ बच्चा तड़प रहा है, तरस रहा है। वो अलग बात है कि ऑब्वियसली वो एक सक्कर है, कहने को सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन आपको पता है सिंध का सबसे बड़ा शहर जो उसका हाल बेहाल है, तो सिंध के तीसरे बड़े शहर का हाल क्या होगा? सही, इट्स नॉट पंजाब जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है हो। तो सक्कर आईबी हैज गॉट अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, हैज अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट। तो उनको टीचर्स नहीं मिलते, फिर ऊपर बजट नहीं है, गवर्नमेंट फंडेड है, बच्चों के अंदर पैसे देने की साख्त नहीं है, वो पैसे देने की सख्त नहीं है, तो प्रॉब्लम्स हैं उनके। अब वो अगर आप एक चीज सोचे ना, आप एक चार्ट अकाउंटेंट को बोलें कि यार तुम 1.5 लाख रुपए की या 1.25 लाख की तनख्वाह पे फुल टाइम एम्प्लॉय आ जाओ, तो ऑब्वियसली वो बोलेगा यार मैं 1.5 लाख रुपए तो यहाँ पे कराची में बैठ के कमा लूँ, घर के अंदर भी रहूँ, फिर वहाँ पे जिंदगी भी मेरी जो ना, वो एक छोटे शहर में कोई जिंदगी भी नहीं है, कुछ है नहीं छोटे शहर में। अब तक एक मॉल तो बना नहीं वहाँ पे, अब शायद बन गया हो तो बन गया हो कोविड के अंदर। मुझे तो अब 1.5-2 साल हो गए, मैं जो है वो वहाँ से वाकफियत बहुत ज्यादा नहीं है मेरी। तो मतलब जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि दिस इज हाउ थिंग्स गो अबाउट। तो खैर ये जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज होती है ना, इनकी रेटिंग्स होती है, केपीआई रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। इसी तरह से सीएसआर की रिपोर्ट्स होती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्ट्स आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। इन्वायरमेंटल रिपोर्ट्स देना, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स देना, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स देना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्ट्स देना। ऑल्दो हमारे पाकिस्तान के अंदर ये वॉलंटरी है, बट ग्लोबली ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चलता चला गया है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये मैंडेटरी होता चला गया। तो अब बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जब ये मैंडेटरी होता चला गया, तो इन सारी की सारी रिपोर्ट्स पे आइजा अप्लाई नहीं होता। इन सारी की सारी रिपोर्ट्स पे अगर एक ऑडिट फर्म जो है वो अपना ओपिनियन देगी, तो उस पर आइजा अप्लाई नहीं होगा, उस पर क्या अप्लाई होगा? उस पर आईएसए ही अप्लाई होगा, बिकॉज इट इज अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगली बात करते हैं, अगली डिस्कशन करते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट एरिया है, दैट्स बेसिकली द नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो अगर मैं जरा नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स की बात कर लूं, तो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के पर्सपेक्टिव से आपके पास अप्लाई होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, बेशुमार तरह की रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, जिसमें एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। विच इज कॉल्ड कंपाइलेशन एंगेजमेंट। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उनके पास प्रॉपर क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट्स नहीं होते। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार किसी ऑडिट फर्म को एंगेज करते हैं, उसको कहते हैं यार एक बात सुनो, चार्ट अकाउंटेंट दे दो, जो आए हमारी कंपनी का ऑडिट करके चला जाए, हमारी कंपनी की अकाउंटिंग हुई भी आईएफआरएस कॉम्प्लायंट फाइनेंशियल बना के दे दे, हमारी कंपनी की अकाउंटिंग हुई भी है, आईएफआरएस कॉम्प्लायंट फाइनेंशियल बना के दे दे यार, कोई चार्ट अकाउंटेंट भेज दो, कोई बंदा भेज दो। अब जो फर्म्स इस तरह की एंगेजमेंट करती है ना, वो इस तरह की एंगेजमेंट जो है ना, दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी व्हाट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। आई रिपीट, वो क्या कहलाती है? वो कंपाइलेशन एंगेजमेंट कहलाती है। कि आपने कंपाइल करनी है ना, आपने कहा तो कुछ नहीं करना, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल करके देना, दैट्स कॉल्ड कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो बहुत सारी जो ना वो फर्म्स को ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स मिलती हैं, और भी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स हैं, और भी बेशुमार तरह की चीजें हैं, समरी फाइनेंशियल बनाने का टास्क मिल जाता है। तो ये तमाम की तमाम चीजें क्या होती हैं? ये तमाम की तमाम चीजें, इनके ऊपर ISRS अप्लाई होता है। अच्छा जी, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास जो वॉल्यूम 1 है, वो वॉल्यूम 1 के अंदर ये आइजा है, वॉल्यूम 2 के अंदर ये तमाम की तमाम चीजें हैं, और ISQC भी वॉल्यूम 1 के अंदर ही प्रॉब्लम मौजूद है आपके पास। So when you would look at these different volumes, so you've got ISA, ISRE, ISAE, etc., etc. ये मुख्तलिफ वॉल्यूम्स में जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मैंने आपको आइडिया दे दिया है।